गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। L2 के हिंदी के जो प्रश्न है उसमें 81 नंबर यानी पहला प्रश्न जो दिया गया है उसमें लिखा है इनमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। वाच्य से संबंधित प्रश्न दिया गया है। कर्तृवाच्य जिसमें आपको बताया गया था क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो, यानी इसमें पहचान भी बताई थी। कर्तृवाच्य में या तो कर्ता के साथ विभक्ति आती ही नहीं है, अगर आएगी तो वो प्रयोग वाले उदाहरण आएंगे ने विभक्ति के। छात्रों के द्वारा द्वारा लिखा है तो ये कर्तृवाच्य नहीं हो सकता, सजावट की कर्मवाच्य हो जाएगा। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये से विभक्ति और अकर्मक क्रिया का उदाहरण है तो भाववाच्य हो जाएगा। आज नागरिकों के द्वारा सफाई की गई के द्वारा नागरिकों, तो ये भी कर्मवाच्य। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और मोहन की जगह हम लिख देते हैं मोहिनी पुस्तक पढ़ रही है तो क्रिया का रूप बदल जाएगा, अतः आंसर हमारा डी होगा। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य की पहचान आपको बताई हुई है। वैसे तीन भेद बताए गए हैं, संज्ञा मिश्र, विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में। तो प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, की जो आता है संज्ञा मिश्र वाक्य की पहचान है। बहुत से छात्र विद्यालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा और लगा। ये संयुक्त वाक्य हो गए, साधारण वाक्य हो गए। मिश्र वाक्य का उदाहरण ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, अतः, वर्ण इत्यादि संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आ गया तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गए। छात्राओं ने अतः आ गया ना, ये संयुक्त वाक्य का ही पूछा है। संयुक्त वाक्य की पहचान यहाँ आ भी गई है। छात्रों ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, ये तो साधारण वाक्य हो गए। आंसर हमारा बी। नेक्स्ट देखिए, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, पहले वाक्य हो जाएगा। हाँ, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। लोग आम खा रहे थे। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। तो इसमें वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, यह भी भाववाच्य का ही उदाहरण है। आराम से बैठ नहीं सकता, तो इसमें ए और बी दोनों होंगे। ए और बी दोनों हो जाएंगे 84 में। भाववाच्य से संबंधित पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाव छायावाद के प्रमुख कवि थे। वह आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। तो इसमें निराला शब्द जो है ये दोहरे उद्धरण चिन्ह में नहीं आकर के इकहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयुक्त होगा, क्योंकि उपनाम प्रयुक्त हुआ है। आंसर हमारा ए। 86 नंबर देखिएगा, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उसे खाना नहीं खाया गया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो यहाँ अकर्मक क्रिया का उदाहरण, ये भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। आंसर सी होगा। इनमें अर्धविराम सूचक चिन्ह कौन सा? अर्धविराम, ये अल्प विराम हो जाएगा, ये योजक चिन्ह हो जाएगा, ये विसर्ग चिन्ह हो जाएगा, ये अर्धविराम, यानी बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति, ये भी मिश्र वाक्य हो गया। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। शाम आया और मोहन चला गया। सी आंसर यहाँ इसका उदाहरण हो जाएगा। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? नहीं लिखा है तो वह ऑप्शन दिया निषेधात्मक, संकेतवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक। तो बच्चों इसमें ये निषेधवाचक हो जाएगा। आंसर ए। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य किस प्रकार का है? मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी, तो ये लिखा है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संकेत वाक्य या संयुक्त वाक्य। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी, तो ये तो कौन सा हो जाएगा? सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, ये नहीं है। जो व्यक्ति
वह धनी है, वह हर चीज खरीद सकता है। आपने परिश्रम किया, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, कठोर होकर भी सहृदय बनो। संयुक्त वाक्य का उदाहरण यह है जो योजक चिन्ह और तथा एवं यानी समानाधिकरण संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। मैंने सुना कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, उसमें न पत्ते थे न फूल थे। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। तो की संयोजक शब्दों से संज्ञा मिश्र वाक्य वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है, सीता आम खाती है, तो यहां कर्तृवाच्य का उदाहरण ये दिया हुआ है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का रूप क्या है? राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का रूप, राम रोटी खाएगा, राम रोटी नहीं खाता है। प्रश्न पूरा नहीं लिखा हुआ, राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का रूप क्या है? एक मिनट, मैं प्रश्न देख लेता हूं, कुछ गलत किया हुआ है क्या? इसमें आपको कर्मवाच्य पूछा गया है, इस वाक्य में कर्मवाच्य है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है? तो हम ये कहेंगे, चाहिए नहीं लिखा हो, नकारात्मकता हो ना हो, ये कथन के रूप में जरूर भाववाच्य में आता है। लेकिन ये खाता है क्रिया सहकर्मक है, तो इसका मतलब ये या तो कर्तृवाच्य हो सकता है या क्या हो सकता है? कर्मवाच्य। राम रोटी नहीं खाता है, सीता रोटी नहीं खाती है, तो ये तो कर्तृवाच्य हो गया। और इसको जब कर्मवाच्य में बनाएंगे तो से या के द्वारा का प्रयोग हम कर्ता के साथ कर देंगे, तो कर्ता कौन है? राम। राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ये वाक्य इसका उदाहरण हो जाएगा। राम से रोटी नहीं खाई जाती, सीता से रोटी नहीं खाई जाती है, तो परिवर्तन इनके अनुसार नहीं होता, कर्ता के अनुसार, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? यानी पहली सारणी तो यह है, दूसरी सारणी ये है, इनमें आपको मिलान करना है। तो अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम आ वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले आ देखिए, ये पहला ही ऑप्शन मिल रहा है इसमें, तो देखते हैं आगे। विस्मयादि बोधक ई, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्प विराम चिन्ह तो ये हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह ये हो जाएगा। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ए वाला, ये हो जाएगा। और निर्देशन चिन्ह कौन सा है? ई, रहस्व ई वाला, ये वाला, ये निर्देशन चिन्ह, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो इसमें तो केवल एक ही लगा है, पूर्ण विराम, आंसर सी है इसका। वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? वाच्य का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, क्योंकि क्रिया पर आधारित होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य निम्न में से कौन सा नहीं है? कर्तृवाच्य नहीं, ये बताना है। राम सितार बजाती है, रमा सितार बजाती है, राम सितार बजाता है, ये तो कर्तृवाच्य हो गया। सीता पुस्तक पढ़ती है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये भी हो गया। वह पत्र लिखता है, वह की जगह आप संज्ञा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर राम पत्र लिखता है, सीता पत्र लिखती है, तो इससे आधार पर भी पता लग जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म से इसकी शुरुआत होती है, कर्मवाच्य ये है। पुस्तक पढ़ी जाती है, अखबार पढ़ा जाता है, डी ऑप्शन। इनमें से तुल्यता सूचक जिसको समता या बराबर भी कहा जाता है, बी ऑप्शन होगा। एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य शब्द तथा वाक्यांश रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें बच्चों अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, आंसर ए। बोए पेड़ बबूल के, आम कहां से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसमें लिखा, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, जैसा कार्य करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, तो आंसर इसका सी सही होगा। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? पांचों उंगलियां घी में, पहला ही ऑप्शन इसमें सही मिल रहा है। नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ रबर नहीं होती, हाँ आंसर ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। होनहार बिरवान के होत चीखने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि बचपन में ही बच्चे के कार्यों से पता लग जाता है कि वो कैसा बनेगा। तो होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक सुंदर नहीं होता, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है?
समर्थ को नहीं दोप गोसाई, सखी न सहेली भली अकेली, शेर को सवा शेर सैया भले भय कोतवाल, अब डर काहे का। शेर को सवा शेर, एक से बढ़कर दूसरे के लिए सही अर्थ निकलने वाली लोकोक्ति है। आंख ने दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत निपुण बनना, सर्वथा उपयोग अयोग्य, साधन न होने पर भी काम कर लेना, योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी बघारना। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सबसे निराला होना, तीनों लोगों में मथुरा न होना, बहुत सुंदर मथुरा का होना, मथुरा का बखान तीनों। पहला आंसर इसका सही है, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? यानी आइसोलेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अलगाव की स्थिति। बी ऑप्शन होगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं क्या है? तो इसमें हम लिखेंगे अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। अब ये बताएं किसी बात पर क्या लिखें? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, या किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो इसमें तो ये आ जाएगा ना आंसर बी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं क्या होता है? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ठीक है, यही आंसर आएगा इसका। आगे और देखते हैं। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो यहां पर आंसर इसका ये आएगा बच्चों, डी। हाँ, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता, डी ऑप्शन। ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ होता है यानी मात्रा में बहुत कम होना। सी ऑप्शन दे रखा है, बहुत अल्प होना यानी बहुत कम होना। जस दुल्हा तस बनी बारात, कहावत का अर्थ क्या है? अच्छे बुरे को एक समझना, जी नहीं, जैसे खुद होंगे वैसे ही साथी, बिल्कुल सही, ये आंसर होगा बी। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी मुसीबत आने पर हम उसके समाधान की बात सोचते हैं। मुसीबत आने से घबरा जाना, जल्दी से कार्य करना, कुआं खोद के पुण्य कमाना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। पगड़ी रख घी चख, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मान सम्मान से जीवन का आनंद होता है, बिल्कुल सही है। निर्लज होकर कुछ फाना, बदनामी से बुरा नेक नाम, नहीं ये भी नहीं होगा। पढ़ लिखकर कुछ नहीं, पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, लोकोक्ति को उनके सही अर्थ के साथ मिलाएं। चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना, इसका सही आंसर है इसमें चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत होता है, यानी इसके सामने ए सही है, इसके सामने ब सही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, ये भी सही है। और नेकी का दरिया में डाल, तो ए शायद कौन से मिल रहे हैं? चौथा ऑप्शन सही है इसका आंसर। प्रेम की भाषा शब्द रहित, आपने क्या एक गद्यांश दिया हुआ है, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न है। प्रेम की भाषा कैसी होती है? प्रेम की भाषा बच्चों हमेशा शब्द रहित होती है, ध्यान रखना। ज्ञान रहित, अर्थ रहित, भाव रहित नहीं होती, शब्द रहित होती है। यानी प्रेम के केवल शब्द नहीं होते, उनके भावों को महसूस किया जाता है, तो शब्द रहित, आंसर इसका डी होगा। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अरण्य वृक्ष, उपवन, पुष्प, जंगल, जंगल इसका सही आंसर होगा। यत्न से आशय है, ये यत्न वैसे तो प्रयत्न होता है बच्चों, प्रयास होता है, लेकिन यहां जो हम पद्यांश पढ़ रहे हैं उसमें यत्न का अर्थ भाषण से है, तो आंसर यहां ए होगा। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? बताएं। आचरण के। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? प्रेम की भाषा, जीवन का अरण्य, मौन, व्याख्या, सच्चा आचरण। सच्चा आचरण इसका सही शीर्षक हो जाएगा। परिश्रम से बढ़ने वाले अभ्यर्थी निश्चित सफल होते हैं में पदबंध कौन सा है? अभ्यर्थी संज्ञा पद है, संज्ञा की विशेषता के रूप में होता है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण के किस चरण में उत्तर कुंजी का निर्माण किया जाता है? अब प्रश्न देखिएगा, लिखा गया है किस में उपलब्धि परीक्षण के किस चरण में उत्तर कुंजी का निर्माण किया जाता है? विकल्प, रूपरेखा, समंकन, प्रश्नवार विश्लेषण। तो समंकन इसका सही आंसर है जी, सी। CCE प्रणाली जो है उसमें 51 से 60 पर कौन सी ग्रेड दी जाती है? B1, B2, C1, C2। तो 50 से यानी 51 से 60 C1 आ जाएगा।
जिस मूल्यांकन में बालक सदैव एक जैसे ही अंक प्राप्त करता है तथा जैसे ही एक जैसे ही उत्तर लिखता है, मूल्यांकन कौन सी विशेषता बताता है? मूल्यांकन की वैधता, व्यापकता, विभेदता, विश्वसनीयता होगी ना, कितनी बार लिखो वो एक ही उत्तर मिलता है, तो विश्वसनीयता वाली बात आ जाएगी। पाठ्य पुस्तक रचना के कितने सोपान होते हैं? 2, 3, 4, 5। पाठ्य पुस्तक रचना के 3 सोपान होते हैं, तो बी आंसर इसका सही होगा। स्टीरियोस्कोप किस प्रकार की अधिगम सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य या मौखिक? स्टीरियोस्कोप जो है दृश्य सामग्री होता है। प्रभावशाली कक्षा कक्ष प्रक्रिया के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा नहीं है? प्रभावशाली कक्षा कक्ष प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियों का निर्धारण शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार, ये गलत हो जाएगा, शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार नहीं करता, छात्रों के अनुसार करता है, तो यही आंसर इसका सही होगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि की में प्रक्रिया छोटे छोटे भागों में मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? बताएं, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में प्रक्रिया छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? आगमन विधि होगी, प्रयोगशाला होगी, विश्लेषण होगी या संश्लेषण होगी? बताएं कौन सी होगी, इनमें कौन सी विधि हो सकती है? सोचें, जल्दी से बताएं। छोटे छोटे भागों में बात करें तो वो तो संश्लेषण हो गया ना। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है, संश्लेषण विधि इसका सही आंसर होगा। हाँ, आगे देखिएगा। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि खेलने का आनंद लेते हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो इसमें बताएं कौन सा आंसर आप सही करेंगे? इसमें यह बच्चों को अनौपचारिक, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। जुड़ महोदय के अनुसार मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए? वैसे तो प्रारंभ तो ये 3 से होता है और गहन मौन वाचन जो होता है वो कक्षा 6 से होता है, लेकिन जुड़ महोदय के अनुसार पूछा तो ये उच्च माध्यमिक स्तर की बात करते हैं, तो उच्च माध्यमिक स्तर से होना चाहिए। आंसर इसका डी होगा, डी ऑप्शन। मैडम मॉन्टेंसी कौन से देश से संबंधित थी? मैडम मॉन्टेंसी जर्मनी, फ्रांस, यहां इटली से होगा बच्चों। इसका सही आंसर क्या है? इटली, बी। अगला ऑप्शन देखिए, प्रश्न है किस शिक्षण प्रणाली में पढ़ने की बजाय लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है? क्या किंडरगार्टन में दिया जाता है या मॉन्टेंसी शिक्षण प्रणाली में या परियोजना प्रणाली में? तो ये मॉन्टेंसी में हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य, उदाहरण, वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और इनके पश्चात बालकों से स्वयं उनके निष्कर्ष निकलवाने का यत्न करते हैं तो इस शिक्षण विधि में आगमन कहते हैं। ये उक्त कथन किसका है? डी एलन, बी एम शोर, हर्बर्ट स्पेंसर या लैंडन महोदय? लैंडन महोदय का ये कथन है। अगला प्रश्न देखें, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि में प्रयुक्त किया जाता है? आप बताएं जी, क्या यह आगमन विधि होगी, निगमन विधि होगी, भाषा संसर्ग विधि या समवाय विधि? ये निगमन विधि का सूत्र है जी। कोई शिक्षक एक ही प्रश्न को विविध यानी अनेक विद्यार्थियों से करता है या कराता है, इसे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का कौन सा तत्व पूर्ण हो रहा है? ऑप्शन दिया गया, अनुबोधन, पुनः केंद्रण, पुनः निर्देशन, समीक्षात्मक अभिज्ञता। बताओ कौन सा करेंगे? यानी कोई शिक्षक एक ही प्रश्न को अनेक विद्यार्थियों से करवाता है और इसे खोजपूर्ण कौशल का तत्व पूछा है, कौन सा? तो पुनः निर्देशन हो जाएगा ना इसमें, तो सी ऑप्शन होगा। निम्न में से असुमेलित शिक्षण कौन सा है? प्रस्तावना कौशल, पाठोपस्थापना कौशल, विन्यास प्रेरणा कौशल और प्रदर्शन कौशल। इनसे भिन्न तो फिर ये प्रदर्शन कौशल हो जाएगा, डी ऑप्शन। हाँ जी, अब देखिए यहां प्रश्न दिया गया है, खंड क को खंड ख से सुमेलित करना है। खंड क में कुछ मूल्यांकन दिए गए हैं
और ख में इनके संदर्भ में बताया गया कि कौन सा सही होगा। देखिएगा, इसमें लिखा है, पहला दिया क है, जिस मूल्यांकन के द्वारा अभीष्ट लक्ष्य उद्देश्य का मापन होता है, अभीष्ट लक्ष्य या उद्देश्य का मापन होता है, वो कौन सा होता है? तो विश्वसनीयता, व्यापकता, वैधता या वस्तुनिष्ठता। तो इसमें तो बच्चों क्या लिखा है? अभीष्ट उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, वो तो वैधता होती है। तो क के नीचे 3 देखिएगा, क के नीचे 3 2 में मिल रहे हैं। जिस मूल्यांकन में बालकों द्वारा किए जाने वाले अंक सदैव एक ही जैसे होते हैं, वो विश्वसनीयता का बोध करवाता है बच्चों। क्या करवाता है? विश्वसनीयता। तो इनमें भी दोनों में एक दिया, यानी सी और डी में से एक होना है। जिस मूल्यांकन में परीक्षा लेने वाले के व्यक्तित्व, रुचियों, भावनाओं, पक्षपातों के लिए कोई स्थान नहीं होता, यानी जो कॉपी जांच कर रहा है, परीक्षा ले रहा है, वो उनके बीच में पक्षपात नहीं कर सकता बच्चों के बीच में। तो वो कौन सी, किस आधार पर? वस्तुनिष्ठता होती है, यानी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आओगे। अगर मान लीजिए, हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि शिक्षक कॉपी चेक कर रहा है और मान लीजिए किसी बच्चे से मन मुटाव है, तो वो सोचा मैं इसके नंबर काटूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव करें तो उसमें काट भी सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपने सी लिखा है और आंसर उसका सी, तो कुछ नहीं कर सकते, उसको सी देना ही होगा, उसके आधार पर अंक देने ही होंगे। तो वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं, उसमें पक्षपात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ 4 नंबर इसमें आएगा। तो क्या लिखेंगे? गए के नीचे 4, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, जिस मूल्यांकन से संपूर्ण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का समावेशन होता है, वो होती व्यापकता। तो आंसर इसका सी होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरत से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य? अजी, पढ़ने के लिए तो आपको बोलना कौशल आना चाहिए ना। तो आंसर ए इसका सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों द्वारा किए जाने वाले आरंभिक प्रश्नों का सही क्रम क्या है? यानी बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों द्वारा जो प्रश्न किया, वो सबसे पहले कहां से शुरुआत करते हैं? कहां, क्या, क्यों? कहां, क्या, कौन, क्यों? बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। दैनिक पाठ योजना में हर्बर्टी विधि के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, उक्त दोनों, या दोनों में ही नहीं? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जेफ हर्बर्ट, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। उक्त कथन किसका है? आईवी डेविस, बोसिंग, कमला भाटिया या बलदेव भाटिया? बताएं कौन, क्या करेंगे इसमें, कौन सा कहेंगे? यानी एक कथन दिया है, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं, ये किसका कथन है? बताएं। आईवी डेविस ने कहा था या बोसिंग ने कहा था? अजी, बोसिंग महोदय का कथन है। नेक्स्ट, ख को ख से मिलाइएगा जी। बीएम ब्लूम ने तो मूल्यांकन आयाम दिया था, 1 नंबर सही है। हर्बर्ट का स्मृति स्तर है, मॉरिसन का बोध स्तर है, हंट का चिंतन स्तर है। ये तो 1 2 3 4, यानी पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम की संपूर्णता बच्चों इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना, मासिक योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना में होती है संपूर्णता। आंसर ए इसका सही उत्तर होगा। सीतावाद्य, जिसे ग्रामोफोन भी कहते हैं, किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? हिंदी में इसको हम सीतावाद्य कहते हैं, वैसे ग्रामोफोन के लिए कहते हैं। तो ये श्रव्य सामग्री के अंदर आता है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा होता है? पुस्तक का आकार, जिल्द, मुख पृष्ठ या प्राकथन? प्राकथन से ही अध्ययन किया जाता है। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं। शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य पुस्तक के प्रकरण, प्रश्नों के प्रकार। पहला ऑप्शन इसमें शिक्षक निर्मित सामग्री इसमें शामिल नहीं होती है। आंसर ए। पाठ्य पुस्तक रचना सोपानों का सही क्रम क्या है? विषम सामग्री, ये विषय सामग्री है बच्चों। विषय सामग्री का चयन, स्त्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, पहले स्त्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, जी नहीं, पहले विषय सामग्री आती। तो आंसर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भाषा कौशल कौन सा है? इसमें भाषा कौशल शिक्षण कराता है या कराना है, अधिगम कराना है या अनुदेशन कराना है या दक्षता प्राप्त करना है? भाषा कौशल जो होता है वो दक्षता प्राप्त करवाता है बच्चों। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। हाँ, लिखा मूल्यांकन, फिर एक कथन है देखो, मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। मूल्यांकन की ये परिभाषा
देने वाले विद्वान कौन हैं? क्या सीई बीवी या बीएम ब्लूम, राइस स्टोन, कोठारी आयोग? तो बच्चों यहाँ बीएम ब्लूम का ये कथन है। परीक्षा में परीक्षण होता है कैसा? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उक्त सभी? परीक्षण बच्चों ज्ञानात्मक ही होता है परीक्षा में। ठीक है, आंसर ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न कैसा होता है? आलोचनात्मक होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं, व्याख्यात्मक होते हैं या मिलान? तो बच्चों मिलान वाले होते हैं, वही तो वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आज इतने ही प्रश्न, धन्यवाद।